डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ अनुराग कुमार तिवारी और आप सभी स्टूडेंट का द इंजीनियर के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आप देखेंगे पिछले लेक्चर में हम लोग नोडल एनालिसिस का स्पेशल केस नंबर 2 पढ़ रहे थे, जिसको कि हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। और वहां पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया था और एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करवाया था। आज के लेक्चर में हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देखेंगे मेंस एग्जामिनेशन जब आप देते हैं एसएससी का, उसमें 15 मार्क्स में सुपर नोडल एनालिसिस के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नाउ हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं सुपर नोडल एनालिसिस का। क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पिछले लेक्चर में करवा चुका हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन होने वाला है, उसको यहाँ पर हम लोग डील करने वाले हैं। नाउ दैट इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, find the value of current, find the value of the current I in the given circuit, find the value of current I in the given circuit by using nodal analysis method, by using nodal analysis method। नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने गिवन क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, करंट आई को कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैं आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बना देता हूँ, जिस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको करंट आई को क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो नाउ आपके पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है जिसमें पहली ब्रांच में आपके पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। नाउ दिस इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की पहली ब्रांच में आपके पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। नाउ इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की दूसरी ब्रांच में केवल और केवल 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दूसरी ब्रांच है जिसमें केवल और केवल 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की तीसरी ब्रांच में आपके पास एक 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। उस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में चौथी ब्रांच है। इस चौथी ब्रांच में आपके पास केवल और केवल 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस चौथी ब्रांच में आपके पास केवल और केवल 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में छठवीं ब्रांच है, दैट इज 1 2 3 4 यानी आपके पास पांचवी ब्रांच है और उस पांचवी ब्रांच में 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास एक पांचवी ब्रांच है और इस पांचवी ब्रांच में 1 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है और इस वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी है दिस इज नथिंग बट द प्लस एंड दिस इज माइनस। दिस इज नथिंग बट द 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में छठवीं ब्रांच है और इस छठवीं ब्रांच में आपके पास दैट इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा, 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। दिस इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ। दिस इज नथिंग बट द
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपको दिया है और आपसे बोल रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास ये जो 1 ओम का रजिस्टर है, ये जो 1 ओम का रजिस्टर है, इस रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है और इस आई करंट को आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। लेकिन किस मेथड को यूज करके कैलकुलेट करना है, नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये 1 ओम के रजिस्टर से आई करंट जो फ्लो कर रहा है, इस आई करंट को आप नोडल एनालिसिस की हेल्प से क्या करना चाहते हैं बेटा, कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि नोडल एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड है सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आपको क्या मालूम होना चाहिए, विभव मालूम होने चाहिए। तो इस गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैं इस करंट आई को तो क्या करूंगा, बाद में कैलकुलेट करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है और जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा सबसे पहले मैं उन सारे प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा। जैसे ही मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से क्या कर लूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। तो आप देखेंगे इस करंट आई को तो बेटा मैं बाद में कैलकुलेट करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस गिवन सर्किट में देखूंगा कि कितना प्रिंसिपल नोड है, जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा उन सारे प्रिंसिपल नोड के सबसे पहले मैं विभव निकालूंगा। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको 3 प्रिंसिपल नोड दिख रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल नोड और नीचे आपका ये जो है दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल नोड। इस थर्ड प्रिंसिपल नोड से कितनी ब्रांच कनेक्ट है, 1 2 3 4। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं। जैसे ही मुझे इन तीनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी आसानी से निकाल लूंगा। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 3 प्रिंसिपल नोड है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितना प्रिंसिपल नोड है, 3 प्रिंसिपल नोड है। जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा उनमें से एक प्रिंसिपल नोड को हमेशा क्या मानते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड मानते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे इन 3 प्रिंसिपल नोड में से एक नोड को मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, रेफरेंस या फिर ग्राउंड। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अभी मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को क्या करने वाला हूँ, रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करने वाला हूँ। जैसे मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, आपको इस प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम चलेगा। दिस इज द रेफरेंस और ग्राउंड नोड। नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को मैंने रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर किया। जैसे मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, मुझे नीचे वाले प्रिंसिपल नोड का विभव मालूम चल जाएगा। अब आप देखेंगे आपके पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 2 प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव क्या है, अननोन है। तो पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं कितना मान लेता हूँ, V1 वोल्ट मान लेता हूँ और दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं कितना मान लेता हूं, V2 मान लेता हूं। तो आप देखेंगे कि इस गिवन प्रिंसिपल नोड में मेरे पास 3 प्रिंसिपल नोड थे, जिनमें से एक प्रिंसिपल नोड को मैंने क्या किया, रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर किया। अब मेरे पास 2 प्रिंसिपल नोड क्या है बेटा, अननोन है। और जैसे ही मुझे इन दोनों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मुझे इस सर्किट में सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज बड़ी ही आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन आप देखेंगे कि जैसे ही मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, आपके पास बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा। बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, तो उस क्वेश्चन को नोडल एनालिसिस सॉल्व करने के लिए आपको नोडल एनालिसिस का एडवांस मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस के नाम से जानते हैं। तो जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, दिस क्वेश्चन इज बिलोंग फ्रॉम द सुपर नोडल एनालिसिस। ये क्वेश्चन किस जो है मेथड से सॉल्व होने वाला है, सुपर नोडल एनालिसिस सॉल्व होने वाला। तो यहां पर बेटा मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूं कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड with the help of super nodal analysis, with the help of super
नोडल एनालिसिस, सुपर नोडल एनालिसिस। जैसे ही मैं नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होने वाला है? सुपर नोडल एनालिसिस। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सुपर नोडल एनालिसिस यूज करना पड़ेगा, मतलब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए मुझे 3 रूल को यूज करना पड़ेगा। वो रूल कौन कौन से बेटा? दैट इज ओम्स लॉ प्लस दैट इज केसीएल प्लस केवीएल। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों रूल को एक साथ क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये क्वेश्चन क्या होने वाला है? सॉल्व होने वाला है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स जिन दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा, उन दोनों प्रिंसिपल नोड को आप किस नाम से जानते हैं? सुपर नोड के नाम से जानते हैं। तो आप देखेंगे नोड 1 और नोड 2 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, तो नोड 1 और नोड 2 कौन से नोड कहलाएंगे बेटा? सुपर नोड कहलाने वाले। तो बेटा क्वेश्चन में मैं लिख देता हूं, क्योंकि नोड 1 और नोड 2 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है? कनेक्ट है। इसलिए नोड 1 और नोड 2 कौन से नोड है बेटा? दीज आर द सुपर नोड, दीज आर द सुपर नोड। तो नोड 1 और नोड 2 कौन से नोड है बेटा? सुपर नोड है। तो यहां पर बेटा मैं लिख देता हूं, चूंकि नोड 1 और नोड 2 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए नोड 1 एंड नोड 2 आर द सुपर नोड, आर द सुपर नोड। नोड 1 और नोड 2 सुपर नोड है, ठीक है। अगर नोड 1 और नोड 2 सुपर नोड है, तो मैंने बताया था कि नोड 1 और नोड 2 दोनों अगर सुपर नोड हैं, तो दोनों की केसीएल इक्वेशन बेटा क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब जब मैं नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा और नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा, दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या आने वाली है? सेम आने वाली है। इसलिए आप बोल सकते हैं, चूंकि नोड 1 और नोड 2 सुपर नोड है, इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 इज इक्वल टू केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2। नोड 1 और नोड 2 की केसीएल इक्वेशन क्या आएगी? सेम। इस चीज को बेटा मैं आपको पहले क्वेश्चन में वेरीफाइड करा चुका हूं कि जो नोड बेटा सुपर नोड होंगे उनकी केसीएल इक्वेशन क्या होंगी? सेम। तो जितने भी नोड सुपर नोड होंगे, उनमें से एक ही नोड पे हमेशा क्या करते हैं बेटा? केसीएल इक्वेशन बनाते हैं। तो ये चीज यहां पर आपको क्लियर है कि नोड 1 और नोड 2 सुपर नोड है, इसलिए नोड 1 और नोड 2 दोनों में जब मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा, तो दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या आने वाली है? सेम आने वाली है, ठीक है। तो अच्छा, यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में मैं कितनी केसीएल इक्वेशन बना सकता हूं। इस क्वेश्चन में आपके पास दो प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन है, तो दो प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन है, तो दो ही केसीएल इक्वेशन बना सकते हैं। एक केसीएल बनाऊंगा नोड 1 पे और एक केसीएल बनाऊंगा नोड 2 पे, लेकिन दोनों नोड सुपर नोड है, तो दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब दोनों नोड पे केसीएल इक्वेशन बनाने पे एक ही इक्वेशन आपको मिलने वाली है। लेकिन आपके पास देखेंगे कि दो अननोन है, अगर दो अननोन है तो दो अननोन को निकालने के लिए दो इक्वेशन की जरूरत है। दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी बेटा? दैट इज केसीएल इक्वेशन मैं बनाऊंगा नोड 1 और नोड 2 पे, तो एक ही इक्वेशन आएगी, और केसीएल के ब्रांच के करंट को लिखने के लिए ओम्स लॉ लगाऊंगा, और दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी केवीएल से। जब मैं इन तीनों रूल को इस क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, तब जाके ये क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है? सॉल्व होने वाला है। क्योंकि आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध के जिस ब्रांच में आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है, उस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आपको एक नोड से दूसरे नोड पे जाना पड़ेगा। जब आप एक नोड से दूसरे नोड में करंट लिखने के लिए जाएंगे, तब आप इस वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, फिर इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज नहीं करेंगे। मतलब आप वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे? शूट थ्रू कर देंगे। तो मैंने बताया था कि वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में जाने के प्रोसेस को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू कर देना। तो वोल्टेज सोर्स को जब मैं इस ब्रांच के करंट को लिखने जाऊंगा, तो मैं वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू कर दूंगा, मतलब मैं वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट कर दूंगा। लेकिन एक्चुअल में आपके क्वेश्चन में वोल्टेज सोर्स लगा है, तो बाद में आप इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे। और वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को इफेक्ट करने के लिए, इफेक्ट को कंसीडर करने के लिए आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? केवीएल इक्वेशन, जिसको कि मैंने आपको डायरेक्टली लिखना बताया था। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को यहाँ पर क्या करते हैं बेटा? स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, आपके पास प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को आप निकालना चाहते हैं। अगर मैं प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को निकालना चाहता हूं तो मैं नोड 1 पे कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा, केसीएल इक्वेशन। अगर मैं नोड 2 के विभव को निकालना चाहता हूं तो नोड 2 पे भी मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा। चूंकि दोनों नोड सुपर नोड है इसलिए नोड 1 और नोड 2 दोनों की केसीएल इक्वेशन जब मैं बनाऊंगा तो दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या आएगी, सेम आएगी। इसलिए मैं किसी एक नोड पे केसीएल इक्वेशन लिख देता हूं, वही केसीएल इक्वेशन दूसरे भी सुपर नोड पे आने वाली है। ठीक है, तो यहां पर मैं कंबाइंड करके दोनों इक्वेशन लिखने वाला हूं। तो यहां पर लिखने वाला हूं केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1। जो केसीएल इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड पे आएगी। तो केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 1 एंड नोड 2 दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या होगी बेटा, सेम। और उसी केसीएल इक्वेशन को मैं लिख देता हूं। तो चाहे आप नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन लिखो चाहे नोड 2 पे, बात क्या है, सेम है। तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। ठीक है, आप देखेंगे नोड 1 पे आपके पास कितनी ब्रांच है, 1 2 3 4। अगर नोड 1 पे 4 ब्रांच है तो केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए आपको इन चारों ब्रांच में क्या मालूम होना चाहिए, करंट मालूम होने चाहिए। लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन में इन चारों ब्रांच में करंट नहीं दिया, तो केसीएल इक्वेशन लिखने के लिए मैं इस नोड में इन चारों ब्रांच में क्या करूंगा, अपनी तरफ से करंट को कंसीडर करूंगा। ठीक है, और जब मैं अपनी तरफ से करंट को कंसीडर करूंगा तो करंट को कैसा मानूंगा, हर ब्रांच में नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ और जाता हुआ। ठीक है, तो चलिए नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं। तो नोड 1 पे 4 ब्रांच है, चारों ब्रांच में करंट कंसीडर। नोड 1 में पहली ब्रांच में कितना करंट एज्यूम करूं बेटा, I1 करंट एज्यूम कर रहा हूं। और ये करंट क्या कर रहा है बेटा, नोड से जा रहा है। हमेशा जब भी आप किसी ब्रांच में जो है करंट कंसीडर करेंगे तो कैसा करंट कंसीडर करते हैं, केसीएल लिखने के लिए नोड से जाता हो। दूसरी ब्रांच में कितना करंट कंसीडर करूंगा बेटा, I2 करंट कंसीडर करूंगा और ये करंट भी नोड से जा रहा है। तीसरी ब्रांच में कितना करंट कंसीडर करूंगा बेटा, दैट इज नथिंग बट द I3 करंट यहां पर कंसीडर करने वाला हूं। यहां पर तीसरी ब्रांच में कितना करंट कंसीडर करूंगा, I3, और ये करंट भी नोड से जा रहा है। और इस चौथी ब्रांच में कितना करंट कंसीडर करूंगा बेटा, इस चौथी ब्रांच में मैं I4 करंट कंसीडर करूंगा और ये करंट भी नोड से जा रहा है। तो आप देखेंगे नोड 1 पे 4 ब्रांच थी, चारों ब्रांच में आपने क्या किया, करंट को कंसीडर किया। और कैसा करंट कंसीडर किया, नोड से जाता हुआ। अगर इस नोड में चारों ब्रांच में आपको करंट मालूम है तो अब आप इस नोड में क्या कर सकते हैं, केसीएल इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए इस नोड 1 पे पहली ब्रांच में कितना करंट है बेटा, I1 करंट। चूंकि ये करंट नोड से जा रहा है तो बेटा इस करंट को मैं किस साइन के साथ दूंगा, प्लस साइन के साथ, दैट इज प्लस I1 ना। उसके बाद आप देखेंगे इस नोड में दूसरी ब्रांच में कितना करंट है, I2 करंट है। ये करंट नोड से भी लीव करा, अगर करंट नोड से लीव करा तो उसको किस साइन के साथ लिखेंगे, प्लस साइन, दैट इज इक्वल टू I2 विल बी देयर। नाउ इस नोड में तीसरी ब्रांच है, दैट इज नथिंग बट द I3। तीसरी ब्रांच में I3 करंट फ्लो कर रहा है, ये करंट नोड को लीव कर रहा है, इसलिए मैं इसको किस साइन के साथ लिखूंगा, प्लस साइन के साथ। तो दैट इज इक्वल टू प्लस I3 विल बी देयर। और इस नोड पे चौथी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I4 करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है, अगर करंट नोड को लीव कर रहा है तो किस साइन के साथ लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू प्लस साइन। तो किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य के बराबर होता है। तो इस नोड पे मैंने क्या किया, केसीएल इक्वेशन बना ली। जो केसीएल इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड पे, तो सेम केसीएल इक्वेशन आएगी नोड 2 पे। अब आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन मैंने लिख दी, लेकिन केसीएल इक्वेशन में हर ब्रांच में आपको क्या भी लिखना पड़ता है, करंट भी लिखना पड़ता है। आप देखेंगे नोड 1 और नोड 2 पे यही केसीएल इक्वेशन आने वाली है, लेकिन केसीएल इक्वेशन में आपको हर ब्रांच में I1 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट भी लिखना पड़ेगा। I2 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट भी लिखना पड़ेगा। I3 क्या है, इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच के करंट को भी लिखना पड़ेगा। और I4 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच के करंट को भी आपको लिखना पड़ेगा। तो चलो हम लोग ब्रांच के करंट को लिखने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे I1 करंट के बारे में हम लोग बात करते हैं। I1 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर से फ्लो करेगा, वही वोल्टेज सोर्स से फ्लो करेगा। तो इस ब्रांच में अगर आप करंट निकालना चाहते हो तो या तो आप रजिस्टर का करंट निकालो या तो वोल्टेज सोर्स का करंट निकालो, बात क्या है, सेम है। लेकिन वोल्टेज सोर्स के करंट को लिखने के लिए कोई भी डायरेक्ट नियम नहीं है, लेकिन रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच का करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे इस केसीएल इक्वेशन में
I1 करंट को मैं ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। इस करंट को तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं। अब बात करता हूं I2 करंट की। आप देखेंगे I2 क्या है बेटा, I2 करंट की बात करता हूं। I2 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर से फ्लो करेगा। तो ब्रांच का करंट लिखो या फिर रजिस्टर का करंट लिखो, बात क्या है, सेम है। रजिस्टर के करंट को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो ओम्स लॉ की हेल्प से आप इस रजिस्टर के करंट को लिख सकते हो। इस रजिस्टर का करंट ही कौन सा करंट है, इस ब्रांच का करंट, दैट इज नथिंग बट द I2। तो आप I2 करंट को भी क्या कर सकते हैं बेटा, ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख सकते हैं। चलिए पहले मैं इस करंट की बात कर लेता हूं, इस ब्रांच में, दैट इज नथिंग बट द I4। पहले मैं I4 करंट के बारे में बात कर लेता हूं। I4 क्या है बेटा, I4 इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। जो I4 करंट होगा उसको भी मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकता हूं। अब हम लोग बात करते हैं किस करंट के बारे में, दैट इज नथिंग बट द I3 करंट के बारे में बात करते हैं। I3 करंट क्या है बेटा, I3 करंट इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट, जो इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही किससे फ्लो करेगा, वोल्टेज सोर्स से। तो आप देखेंगे अगर आप इस ब्रांच का करंट लिखना चाहते हो तो आपको वोल्टेज सोर्स के करंट को लिखना पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, ठीक है। वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, तो आप इस वोल्टेज सोर्स से ये जो I3 करंट फ्लो कर रहा है, इस I3 करंट को आप डायरेक्टली किसी नियम से नहीं लिख सकते। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा तो आप वोल्टेज सोर्स से ये जो I3 करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट को आप डायरेक्टली किसी रूल से नहीं लिख सकते। तो मैं अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा तो मैं वोल्टेज सोर्स के करंट को डायरेक्ट तो नहीं लिख सकता, लेकिन कैसे लिखूंगा, इनडायरेक्टली। क्यों लिखने की जरूरत है, क्योंकि केसीएल इक्वेशन आपने बनाई है। क्योंकि आप जो है इस प्रिंसिपल नोड के विभव को डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, तो कैसे निकालेंगे, आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, तो कैसे निकालेंगे, केसीएल इक्वेशन की हेल्प से। केसीएल के लिए आपको I3 करंट को हर हालत में क्या ही करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्योंकि केसीएल के लिए हर एक ब्रांच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट लिखना पड़ेगा। I1, I2 और I4 करंट को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन I3 करंट जो कि वोल्टेज सोर्स का करंट है, वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा, इसलिए वोल्टेज सोर्स के करंट को आप डायरेक्टली लिख नहीं पाएंगे। तो मैं अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा तो मैं वोल्टेज सोर्स के करंट को कैसे लिखता हूं, इनडायरेक्ट मेथड से लिखता हूं, ठीक है। तो I3 करंट को बेटा मैं लिखने जा रहा हूं। I3 करंट को मैं कैसे इनडायरेक्टली लिखूंगा, आप देखेंगे इस करंट I3 करंट को लिखने के लिए आपको एक नोड से किस नोड में जाना पड़ेगा, दूसरे नोड में जाना पड़ेगा। जब मैं इस I3 करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में जाऊंगा तब मैं वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं करूंगा। तो वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को निगलेक्ट करते हुए इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में जाना पड़ेगा। मतलब वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को या फिर वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा, इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए वोल्टेज सोर्स को कंसीडर नहीं कर रहा, मतलब मैं वोल्टेज सोर्स को क्या कर रहा हूं, शूट थ्रू कर रहा हूं, ठीक है। तो शूट थ्रू का मतलब होता है वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए आप इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट द शूट थ्रू द वोल्टेज सोर्स। बाद में मैं इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करूंगा और वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करूंगा मैं केवीएल इक्वेशन में। तो आप देखेंगे इस I3 करंट को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे, इनडायरेक्टली। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगा तो वोल्टेज सोर्स के करंट को आप इनडायरेक्ट मेथड से लिखते हैं। तो ये जो I3 करंट होगा वो बेटा इस ब्रांच में फ्लो करता करता, तो बेटा आप देखेंगे इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं, करंट को अभी लिख रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज को यूज नहीं करेंगे। करंट के लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड में जाएंगे। मैं वोल्टेज सोर्स को मैग्नीट्यूड को बिना यूज करते हुए एक नोड से दूसरे नोड में जाऊंगा। मैं इस नोड से इस नोड में पहुंचूंगा। I3 करंट इस ब्रांच में फ्लो करते करते इस नोड पे पहुंचेगा। ये जो I3 करंट है वो इस ब्रांच में फ्लो करते करते इस नोड में पहुंचेगा, और इस नोड में पहुंचने के बाद ये I3 करंट इन तीनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं मानता हूं जो I3 करंट है इन तीनों ब्रांच में डिवाइड होगा, तो इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर जाएगा, इस 1 ओम के रजिस्टर से मान लेता हूं कितना करंट फ्लो कर रहा है, I5 करंट फ्लो कर रहा है। इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द I6 करंट फ्लो कर रहा है। और बेटा इस वाली ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द I7 करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे ये जो I3 करंट है
इस I3 करंट को आप डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे? इनडायरेक्ट। ये I3 करंट इस नोड, ये I3 करंट इस ब्रांच में फ्लो करते करते इस नोड में पहुंचेगा, इस नोड में पहुंचने के बाद इन तीनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। जो I3 करंट है जब वो इन तीनों ब्रांच में डिवाइड होगा तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा? I5, इस ब्रांच में I6 और इस ब्रांच में I7। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे कौन सा लॉ वैलिड होता है? किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नोड में कितनी धारा आ रही है? I3 धारा है, तो कितनी धारा जा रही है? I5, I6 और I7। तो किसी भी नोड पे आने वाली धारा I3 इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं के योग के बराबर, दैट इज I5 प्लस I6 प्लस I7। तो आप देखेंगे ये जो I3 करंट है दैट इज नथिंग बट द इक्वल टू द I5 प्लस I6 प्लस I7। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। अब आप बात करेंगे I5 करंट। आप देखेंगे जो I5 करंट है वो इस ब्रांच का करंट है। इस ब्रांच का करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख सकते हैं। नाउ I6 के बारे में अगर मैं बात करूं, I6 क्या है? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर से फ्लो करेगा, वही वोल्टेज सोर्स से फ्लो करेगा। तो अगर मैं इस ब्रांच के करंट को लिखना चाहता हूं तो या तो आप रजिस्टर के करंट को लिख लो या तो वोल्टेज सोर्स के करंट को लिख लो, बात क्या है? सेम है। लेकिन वोल्टेज सोर्स के करंट को डायरेक्टली लिखने का कोई नियम नहीं है, लेकिन रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो इस ब्रांच का करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख लेंगे। तो I6 करंट भी डायरेक्टली क्या हो जाएगा? लिख जाएगा। चलो I7 के बारे में बात करता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द I7। I7 क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही किससे फ्लो करेगा? रजिस्टर से फ्लो करेगा। तो इस ब्रांच का करंट निकालो चाहे रजिस्टर का करंट निकालो, बात क्या है? सेम है। और रजिस्टर के करंट को हम क्या कर सकते हैं? ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हो। तो I5, I6 और I7 को आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये तीनों करंट आपको मालूम चल जाएंगे तो I3 करंट को आप क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। अगर I3 करंट आ जाएगा तो आप KCL इक्वेशन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो नाउ आप देखेंगे I3 करंट को लिखने के लिए मैं एक नोड से दूसरे नोड में जाऊंगा, तो दिस करंट इज नथिंग बट द फ्लोइंग इन दिस ब्रांच। जब मैं इस नोड से इस नोड में जा रहा हूं तो मैं वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कंसीडर नहीं कर रहा। तो जो I3 करंट है किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग किसके बराबर होता है बेटा? जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जो I3 करंट है इस नोड पे आने के बाद इन तीनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। पहली ब्रांच में कितना करंट जाएगा? I5, दूसरी ब्रांच में I6 और तीसरी ब्रांच में I7। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो जो I3 करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा? I5, I6 एंड I7 विल बी देयर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट स्टेप में आप इस I3 करंट को क्या कर सकते हैं? इन तीनों करंट के योग के बराबर लिख सकते हैं। तो नाउ दिस इज नथिंग बट द KCL इक्वेशन एट नोड 1। जो KCL इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही KCL इक्वेशन नोड 2 पे आएगी। दोनों नोड पे आप KCL इक्वेशन बनाएंगे, लेकिन इक्वेशन कितनी आएगी? एक ही। तो चलिए मैं इक्वेशन लिखने की बात लिख देता हूं, दैट इज I1 प्लस I2। I3 की जगह आप लिख सकते हैं दैट इज I5 प्लस I6 प्लस I7 एंड दैट इज इक्वल टू I4 इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट द KCL इक्वेशन ऑफ नोड 1। ये आपकी एग्जैक्ट KCL इक्वेशन आ रही है नोड 1 पे, और जो KCL इक्वेशन नोड 1 पे आएगी वही KCL इक्वेशन नोड 2। तो नोड 1 पे KCL बनाई यही आएगी, नोड 2 पे भी मैं KCL इक्वेशन बनाऊंगा, सेम इक्वेशन आएगा। तो दिस इज नथिंग बट द KCL इक्वेशन एट नोड 1 एंड नोड 2। दिस इज नथिंग बट द KCL इक्वेशन एट नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 और नोड 2 की मैंने KCL इक्वेशन लिख दी। तो आप देखेंगे दो मेरे पास प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन थे, दोनों में KCL इक्वेशन लिखी, लेकिन इक्वेशन कितनी आ रही? सेम। अब मैं इस क्वेश्चन में KCL इक्वेशन नहीं बना सकता। चलिए इस KCL इक्वेशन में क्या मैं सारे करंट लिख सकता हूं क्या? I1 क्या है? इस ब्रांच का करंट। I1 क्या है बेटा? I1 क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट इज नथिंग बट द रजिस्टर का करंट, जो कि ओम्स लॉ की हेल्प से लिख जाएगा। तो I1 करंट को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। I2 क्या है बेटा? I2 क्या है? I2 इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। I5 क्या है? व्हाट इज द I5? I5 क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर करंट ओम्स लॉ की हेल्प से लिख जाएगा। I6 क्या है बेटा? I6 क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट ओम्स लॉ की हेल्प से लिख जाएगा। I7 क्या है? इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर करंट ओम्स लॉ की हेल्प से लिख जाएगा।
और नाउ दैट इज I4। I4 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच में जो करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर एंड ओम्स लॉ के लिख जाएगा। तो आप देखेंगे इस केसीएल इक्वेशन में आप सारे के सारे करंट को लिख सकते हैं, तो ये आपके पास वैलिड केसीएल इक्वेशन होने वाली है। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं बात करूं, ये जो ऊपर आपको एक ब्रांच दिख रही है 1 ओम वाली ब्रांच दिख रही है, इस ब्रांच में थोड़ा सा इस केसीएल इक्वेशन को और थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करते हैं। इस ब्रांच के बारे में जरा हम लोग बात करते हैं, इस ब्रांच के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। जिस ब्रांच को मैंने हाईलाइट किया ऊपर वाली ब्रांच को, उससे उस ब्रांच को समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बेसिक्स रूल आपको बताना चाहता हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए कुछ बेसिक रूल। मान लीजिए आपके पास एक ब्रांच है, मान लीजिए आपके पास एक ब्रांच है और इस ब्रांच में आपके पास 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस ब्रांच में आपके पास 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लोग समझ लेते हैं। साइड में कुछ मैं बेसिक चीजें आपको बता देता हूं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये चीजें मैं आपको साइड में बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग उस हाईलाइटेड ब्रांच जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक 5 ओम की ब्रांच है। इस 5 ओम की ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मैं मान लेता हूं इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। आपके पास एक ब्रांच है, इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा, अगर इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा। अगर इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट है तो अपवर्ड डायरेक्शन में -10 एम्पियर का करंट फ्लो करने वाला है, ठीक है। तो आप देखेंगे मैंने यहां पर एक ब्रांच कंसीडर की है 5, और इस ब्रांच में 5 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको दिया था कि 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो करेगा तो आप बोलेंगे -10 एम्पियर का करंट फ्लो करने वाला है। आप देखेंगे इस ब्रांच में, आप देखेंगे इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आपको करंट मालूम है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट मालूम है। तो आप देखेंगे दोनों क्या है बेटा, एक ही ब्रांच के करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर मैं इन दोनों करंट का क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा, तो योग कितने के बराबर होगा। आप देखेंगे आपके पास इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट है, इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में -10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। और इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। दोनों एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अगर मैं दोनों एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, अगर मैं इन दोनों करंट का योग कर दूंगा तो वो योग कितने के बराबर होगा, इन दोनों करंट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 एम्पियर, इन दोनों करंट का अगर मैं योग कर दूंगा तो योग कितने के बराबर होने वाला है, दैट इज इक्वल टू 10 - 10 इक्वल टू 0। यहां से एक चीज आपको ये समझ में आ रही होगी कि अगर आपके पास एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, उस ब्रांच में अगर आपको करंट मालूम है, ठीक है, अगर आपके पास एक ब्रांच है, उस ब्रांच में करंट मालूम है और अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अगर मैं उन दोनों करंट को योग करूंगा तो वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप देखेंगे अगर आपके पास एक ब्रांच है, उस ब्रांच में अगर आपको करंट मालूम है लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अगर मैं इन दोनों करंट का योग करूंगा, अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और इन दोनों करंट का अगर मैं योग कर दूंगा तो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होने वाला। इस चीज को जो है मैं प्रूव भी कर देता हूं केसीएल इक्वेशन से, ठीक है। चलिए यहां पर मैं 2 तरीके से इसको प्रूव भी करके आपको दिखा देता हूं कि अगर आपके पास दोनों एक ही ब्रांच है, अगर आपके पास 2 करंट हैं, अगर आपके पास 2 करंट हैं और दोनों करंट एक ही ब्रांच के हैं, अगर आपके पास 2 करंट हैं और दोनों करंट एक ही ब्रांच के हैं लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अगर आप इन दोनों करंट का योग करेंगे वो योग हमेशा कितने के बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपके पास 2 करंट हैं, दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं इन दोनों करंट का क्या कर दूंगा, योग कर दूंगा, तो योग हमेशा कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए इस चीज को मैं यहां पर प्रूव कर देता हूं। मैं यहां पर एक ब्रांच कंसीडर कर देता हूं। नाउ आई कैन बी कंसीडर ए ब्रांच।
इस ब्रांच में मान लीजिए आपके पास R ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में मान लीजिए कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस ब्रांच में मैंने दो करंट कंसीडर किए, एक करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखेंगे कि मैंने बोला कि इस ब्रांच में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। तो आप देखेंगे कि अगर आपको जो है इस ब्रांच में डाउनवर्ड डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट फ्लो कर रहा है। आप I2 करंट की वैल्यू क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, और इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में आपने कितना करंट मान रखा है, दैट इज नथिंग बट द I2 करंट मान। दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, तो दिस करंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट। आपके दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, तो दिस करंट इज इक्वल टू I2 की वैल्यू कितनी हुई, दिस करंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट। तो अगर मैं I2 की वैल्यू निकालूं तो दिस करंट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस करंट, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ I1। तो आप देखेंगे अगर I1 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, I2 प्लस I1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज नथिंग बट द I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि अगर आपके पास यहां से क्या प्रूफ होता है कि अगर आपके पास दो करंट है, I1 और I2 दो करंट है, दोनों अगर एक ही ब्रांच के करंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों का योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। इस चीज को हम लोग केसीएल से भी क्या कर सकते हैं बेटा, प्रूफ कर सकते हैं। चलिए मैं केसीएल इक्वेशन भी आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है। चलिए मान लीजिए आपके पास एक ब्रांच है, दिस इज नथिंग बट द, यहां पर मान लो R2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। इस ब्रांच में आपका I3 करंट फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्रांच में अपवर्ड डायरेक्शन में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I4 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे इन दोनों का मुझे योग करना है। आपके पास एक ब्रांच है, ठीक है, और इस ब्रांच में अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको करंट मालूम है, या फिर आपके पास दो करंट है, I3 और I4 दो करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट है, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों का अगर मैं योग कर दूंगा तो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप देखेंगे आपको I3 प्लस I4 निकालना है, आपको करंट में रिलेशन निकालना है। करंट में रिलेशन कौन सा लॉ देता है बेटा, केसीएल। केसीएल आपका देता है, लेकिन केसीएल आप देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ हमेशा करंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको करंट में रिलेशन चाहिए तो आप केसीएल रूल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन केसीएल हमेशा कहां पर वैलिड होता है, नोड पे लगा सकते हैं। तो आपको यहां पर एक नोड कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई कैन बी कंसीडर ए नोड, और आप देखेंगे जो केसीएल होता है वो हर एक नोड में वैलिड होता है, चाहे वो प्रिंसिपल नोड हो चाहे वो सिंपल नोड हो, ठीक है। तो नाउ यहां पर मैं एक नोड कंसीडर कर रहा हूं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने के लिए, आई कैन बी कंसीडर ए नोड। ये कौन सा नोड है बेटा, दिस इज नथिंग बट द, इस नोड पे दो ब्रांच मिल रही, तो दिस इज नथिंग बट द सिंपल नोड। ये कौन सा नोड है बेटा, सिंपल नोड है। इस नोड में दो ब्रांच है, पहली ब्रांच में कितना करंट है, I4 करंट फ्लो कर रहा है और ये करंट नोड पे आ रहा है। दूसरी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, दूसरी ब्रांच में आपके पास I3 करंट फ्लो कर रहा है। कितना करंट फ्लो कर रहा है, और ये करंट भी नोड पे आ रहा है। तो किसी भी नोड पे जितनी भी किसी भी नोड पे जितनी भी ब्रांच होती है, अगर हर ब्रांच में आपको करंट मालूम है तो आप उस नोड में क्या कर सकते हैं, केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो मैं पहली ब्रांच की बात करता हूं। पहली ब्रांच में कितना करंट, I4। चूंकि ये करंट नोड पे आ रहा है इसलिए मैं इस करंट को किस साइन के साथ लिखूंगा, माइनस। अगर करंट नोड पे आ रहा है तो मैं उस करंट को माइनस साइन के साथ लिखूंगा। दूसरी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I3 करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन ये करंट भी नोड पे आ रहा है। अगर करंट नोड पे आ रहा है तो उस करंट को आप किस साइन के साथ लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखने वाले। और किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो दिस इज इक्वल टू माइनस I4 माइनस I3 दैट इज इक्वल टू 0।
आप क्या करेंगे, i4 और i3 को राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, i3 प्लस i4 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी प्रूफ होता है कि अगर आपके पास दो करंट है, ध्यान से देखिए, अगर आपके पास दो करंट है, अगर आपके पास दो करंट है और दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट है, अगर आपके पास दो करंट है और दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन कैसी है बेटा, अपोजिट। पहला वाले की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड और दूसरे वाले की डायरेक्शन थी अपवर्ड, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अगर मैं दोनों करंट का योग कर दूंगा, वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये चीज मैं आशा करता हूं कि मैंने 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं नोट करके लिख देता हूं कि यदि आपके पास दो करंट है, और दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों एक ही ब्रांच के करंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, और दोनों करंट की यहां पर बेटा मेरे पास जगह खत्म हो गई, तो इस चीज को मैं ऊपर लिख देता हूं, और दोनों बेटा ऊपर लिख देता हूं, जगह खत्म हो गई है, और दोनों करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों करंट का योग 0 के बराबर होगा। यहां से ऊपर लिख देता हूं बेटा, और दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों करंट का योग हमेशा 0 के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा 0 के, क्योंकि अगर आप जो है डाउनवर्ड एक्स में इस ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट माना, तो इसी ब्रांच में अपवर्ड एक्स में कितना करंट होगा, -10, और +10 और -10 दोनों का जब मैं योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा आप हमेशा क्या रखेंगे, याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं कि जितना भी आपका बोर्ड पे लिखा है उतने का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब बेटा मेरे पास जगह नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूं बेटा, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जो चीज मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता था वो चीज बेटा आपको यहाँ पर समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि अगर आपके पास दो करंट है, दोनों एक ही ब्रांच के करंट हैं, लेकिन अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो अगर मैं इन दोनों करंट का योग कर दूंगा तो योग कितने के बराबर होगा बेटा, 0 के बराबर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है नोड 1 और नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन बनाए थे, उसी केसीएल इक्वेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा था। तो उस केसीएल इक्वेशन को बेटा मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए केसीएल इक्वेशन क्या थी, नोड 1 और नोड 2 पे जो केसीएल इक्वेशन आई थी दैट इज I1 + I2
ब्रैकेट में क्या आया था बेटा, ब्रैकेट में आपके पास आया था दैट इज I3 को आपने लिखा था दैट इज I5 प्लस I6 प्लस I7, दैट इज I5 प्लस I6 प्लस I7 प्लस I4 दैट इज इक्वल टू 0। अब जो है मैंने आपको एक हाईलाइट बताया था, मैंने बोला था जो ऊपर आपके पास 1 ओम वाली ब्रांच है, जरा इसको देखिए, आप देखेंगे इस ब्रांच में आपका एक करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू I4, इस ब्रांच में एक करंट फ्लो कर रहा है I4 और इस ब्रांच में एक करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू I7। आप देखेंगे I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट है जो कि इस 1 ओम के रजिस्टर से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं, दैट इज I4 करंट कैसे फ्लो कर रहा है, दिस इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ I4 करंट, दिस इज I4 एंड दिस इज नथिंग बट द I7। आप देखेंगे I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट है, दिस इज नथिंग बट द I7 करंट को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट करके दिखा देता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द I7, दिस इज I7। तो आप देखेंगे I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट है, I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट है और बेटा इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो I4 और I7 एक ही ब्रांच के करंट हैं, तो दो करंट हैं और अगर दोनों करंट एक ही ब्रांच के करंट को रिप्रेजेंट करें और अगर दोनों की डायरेक्शन कैसी अपोजिट है तो इन दोनों करंट का योग कितना होगा, 0 के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे चूंकि I4 और I7 आपके एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो अगर मैं इन दोनों करंट का योग कर दूंगा तो वो योग कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इस चीज को बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि I4 और I7 दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट हैं और इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो दोनों का मैं योग करूंगा तो कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर। तो आप देखेंगे I4 और I7 दोनों बेटा एक ही ब्रांच के करंट है, I4 और I7 दोनों एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो इनका जो योग होगा वो कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। I4 और I7 दोनों एक ही ब्रांच के करंट है लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, इसलिए दोनों का सम कितना होगा, 0 के बराबर। तो I4 प्लस I7 को मैं कितने के बराबर लिख सकता हूँ, 0 के बराबर लिख सकता हूँ। तो ये जो नोड 1 और नोड 2 पे आपने KCL इक्वेशन बनाई है, दैट KCL इक्वेशन कैन बी रिड्यूस एंड दिस इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6 और I4 प्लस I7 का योग कितना होगा, 0 के बराबर। तो दिस इज नथिंग बट द एक्चुअल KCL इक्वेशन एट नोड 1 एंड नोड 2। नोड 1 और नोड 2 पे जब आप KCL इक्वेशन बनाएंगे तो ये आपके पास KCL इक्वेशन होने वाली है। दिस इज द एक्चुअल KCL इक्वेशन एट नोड 1 और यही एक्चुअल KCL इक्वेशन है नोड 2 पे। तो दो मेरे पास प्रिंसिपल नोड थे, दोनों पे मैंने KCL इक्वेशन बनाई। कितनी KCL इक्वेशन है, एक। तो आप देखेंगे अब मैं KCL इक्वेशन नहीं बना सकता, लेकिन आप देखेंगे इस KCL इक्वेशन में करंट को लिखना पड़ेगा, I1 I2 I5 I6। I1 इस ब्रांच का करंट है, I2 इस ब्रांच का करंट है, I5 इस ब्रांच का करंट है, I6 इस ब्रांच का करंट है। इन ब्रांच के करंट को आप यहां पर क्या करना चाहते हैं, लिखना चाहते हो। KCL में आपको करंट को भी लिखना पड़ेगा। तो चलो अब मैं जो है KCL इक्वेशन तो आ गई, इस KCL इक्वेशन में ओम्स लॉ की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, ब्रांच के करंट को लिख सकते हो कि I1 क्या है, इस रजिस्टर का करंट, ओम्स लॉ की हेल्प से I2 क्या, इस ब्रांच का करंट जो कि रजिस्टर का करंट है, ओम्स लॉ से लिखेगा। I5 इस ब्रांच का करंट है जो कि इस रजिस्टर का करंट है, दैट इज ओम्स लॉ की हेल्प से आ जाएगा। और I6 क्या, इस ब्रांच का करंट जो कि किसका करंट है, रजिस्टर, ओम्स लॉ की हेल्प। तो मैं ओम्स लॉ की हेल्प से इस KCL इक्वेशन में ब्रांच के करंट को लिखने जा रहा हूं। चलो I1 करंट के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। मैं पहले कौन से करंट को लिख रहा हूं बेटा, I1 करंट को लिख रहा हूं, ठीक है। तो चलो I1 करंट क्या है बेटा, I1 करंट इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है। रजिस्टर के करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए, रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस आपको मालूम है, रजिस्टर के एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव आपको निकालना है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, ग्राउंड या फिर रेफरेंस से मेजर करते हैं। तो नाउ
रेफरेंस का पोटेंशियल आपको मालूम है, दिस इज 0 वोल्ट, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दिस इज 0 वोल्ट, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी कितना हो जाएगा 0 वोल्ट विल बी देयर, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट। आप देखेंगे जब मैं इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे इस वोल्टेज सोर्स को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, हाई पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब मैं इस वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से कहां पर आ जाऊंगा, हाई पोटेंशियल पे, मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितने वोल्ट बढ़ जाएगा, 10 वोल्ट। तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, क्रॉस करने पे 10 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, नाउ दिस इज 10 वोल्ट, दिस इज शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट विल बी देयर। तो आप देखेंगे रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो करंट लिख सकते हैं। आप देखेंगे करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल, तो I1 करंट को लिखूंगा बेटा करंट की डायरेक्शन के हिसाब से, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या आएगा बेटा, I1 की वैल्यू आएगी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो I1 करंट को आपने क्या किया बेटा, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख दिया, I1 करंट इज रिटन लाइक दिस, तो ये मैंने I1 करंट को लिख दिया। नाउ I2 करंट क्या है बेटा, नाउ नेक्स्ट हम लोग किस करंट के बारे में बात करें, I2 करंट। I2 करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए, रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस, आपको इस रजिस्टर के रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव भी मालूम है, तो आप इस करंट को लिख सकते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, तो बेटा I2 करंट को मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं डायरेक्शन के हिसाब से, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो दिस इज नथिंग बट द I2 करंट को भी आपने क्या किया है, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख दिया। चलो नेक्स्ट करंट की बात करते हैं, कौन सा करंट है, I5 करंट की बारे में बात करें, दिस इज I5। I5 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। रेजिस्टेंस तो आपको मालूम है, रजिस्टर के एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव निकालना है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, ग्राउंड से मेजर करते हैं या फिर रेफरेंस से मेजर करते हैं। नाउ दिस इज 0 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा 0 वोल्ट भी। तो आप देखेंगे इस रजिस्टर के दोनों सिरों का विभव आपको मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, तो बेटा I5 करंट को भी मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट I5। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर, तो क्या आएगा बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो अब हम बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट द I6 करंट। I6 करंट क्या, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस, तो इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मालूम है, रजिस्टर के एक सिरे का विभव मालूम है, दूसरे सिरे का विभव निकालना है। सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कहां से मेजर करते हैं, रेफरेंस या फिर ग्राउंड से। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट द ग्राउंड का पोटेंशियल आपको मालूम होता है 0 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट 0 वोल्ट, अगेन दिस इज द शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो दिस इज अगेन 0 वोल्ट, अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करना पड़ेगा। जब मैं वोल्टेज सोर्स को क्रॉस करूंगा तो मैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आ जाऊंगा, मेरा विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, 5 वोल्ट, 0 था ना, क्रॉस करने पे 5 वोल्ट बढ़ जाएगा, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। अगेन शॉर्ट सर्किट सेम पोटेंशियल पॉइंट, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 5 वोल्ट विल बी देयर। तो आप देखेंगे इस रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल एंड दिस इज द लोअर पोटेंशियल, तो आप I6 करंट को लिख सकते हैं। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। एल्जेब्रिक एडिशन ऑफ ऑल द करंट एट ए नोड बिकम्स इक्वल टू 0। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एलसीएम अगर मैं लेना भी चाहूं तो कितना आएगा 1 विल बी देयर। यहां पर आएगा V1 माइनस 10, यहां पर आ जाएगा V1 प्लस V2, यहां पर आ जाएगा V2 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ कितना V1 होगा बेटा, 1 और 2, 2 V1
कितना V2 होगा बेटा 2V2 और माइनस के कितना हो जाएगा 15 दैट इज इक्वल टू 0। तो पहली इक्वेशन आ जाएगी 2V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपने क्या किया है, केसीएल इक्वेशन अप्लाई की है और ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आपने ओम्स लॉ अप्लाई किया है। तो ये जो इक्वेशन आई है सिंप्लीफाइड होके, इसमें केसीएल इक्वेशन के साथ साथ आप देखेंगे केसीएल इक्वेशन को ही मैंने लिखा है, लेकिन केसीएल इक्वेशन में ब्रांच के करंट को अप्लाई करने के लिए, ब्रांच के करंट को लिखने के लिए मैं क्या किया, ओम्स लॉ। तो अभी तक आप अपने सर्किट में केसीएल के साथ साथ ब्रांच के करंट को लिखने के लिए ओम्स लॉ अप्लाई कर चुके। तो दो इक्वेशन या फिर दो रूल्स आप अप्लाई कर चुके हैं, ओम्स लॉ और केसीएल। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, दो रूल का कॉम्बिनेशन है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को बनाने के लिए केसीएल के साथ साथ क्या भी यूज किया है, ओम्स लॉ। तो इस इक्वेशन में मैंने दो रूल्स को अप्लाई किया है, दैट इज केसीएल प्लस ओम्स लॉ। दोनों रूल को अप्लाई करके मैंने इक्वेशन नंबर 1 को क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया। इस इक्वेशन को बेटा मैं यहां पर लिख लेता हूं। नाउ इस इक्वेशन को, क्योंकि बेटा मेरे पास जगह खत्म हो गई है, तो मैं इस इक्वेशन को यहां पर ऊपर लिख लेता हूं, ठीक है। तो आपने जो है क्या किया है, पहली इक्वेशन आपने बना ली है। पहली इक्वेशन आपकी कितनी आ रही है बेटा, द फर्स्ट इक्वेशन इज नथिंग बट 2v1 प्लस 2v2 दैट इज इक्वल टू 15। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखेंगे आप इस क्वेश्चन में केसीएल इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि नोड 1 और नोड 2 पे, जो नोड 1 और नोड 2 सुपर नोड थे, तो दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या थी, सेम। तो दोनों पे मैंने केसीएल बनाया, एक ही इक्वेशन आ रही थी और उस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड करके आप इक्वेशन नंबर 1 निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन में केसीएल इक्वेशन नहीं बना सकते, क्योंकि दो अननोन थे, दो प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन थे। इन्हीं दो प्रिंसिपल नोड में आप केसीएल इक्वेशन बना सकते थे। दोनों में बनाने के बाद एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो दूसरी इक्वेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा रूल लगाना पड़ेगा, दैट इज केसीएल तो अप्लाई नहीं होगा, ओम्स लॉ भी अप्लाई कर चुके, तो एक एक्स्ट्रा रूल अप्लाई करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं केवीएल। केवीएल इक्वेशन बनाने के लिए आपको वोल्टेज को यूज करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध, ध्यान से देखिएगा, बिना किसी प्रतिरोध वाली ब्रांच में, बिना किसी प्रतिरोध के जिस ब्रांच में आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा था, इस ब्रांच में करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड में गए थे, तब आपने इस 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज नहीं किया था। तो आप देखेंगे जब मैं केसीएल इक्वेशन बना रहा था, तब मैंने इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया था बेटा, शूट थ्रू कर दिया था, मतलब इसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब मैं इसके मैग्नीट्यूड को यूज नहीं कर रहा था। क्योंकि मैं बेटा जब I3 करंट को लिखने गया था, तो I3 करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड पे गया था, लेकिन वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं किया था, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि जब मैं केसीएल इक्वेशन बना रहा था नोड 1 और नोड 2 पे, तब मैंने 10 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था, मतलब इसको क्या किया था, शूट थ्रू कर दिया था। तो दूसरी इक्वेशन कहां से आएगी, वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था, मैं वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को कंसीडर करूंगा और कौन सी इक्वेशन बनाऊंगा, केवीएल इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या किया था, शूट थ्रू, शूट थ्रू। तो वोल्टेज सोर्स को जो शूट थ्रू किया था, मतलब उसके इफेक्ट को निगलेक्ट कर दिया था। एक्चुअल में वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, तो इसके इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। तो केवीएल इक्वेशन तो बेटा मैंने डायरेक्ट आपको बताया था, आप देखेंगे तो बेटा मैं इस वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू किया था, तो दूसरी इक्वेशन कहां से बताऊंगा, बनाऊंगा शूट थ्रू से, मतलब इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को निगलेक्ट किया था, मैं इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करूंगा। आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स का या फिर इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल किस नोड से कनेक्ट है, V1 नोड से कनेक्ट है, ठीक है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V1 नोड से कनेक्ट है, तो V1 किस पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। इस बैटरी का या फिर वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल किस नोड से कनेक्ट है बेटा, V2 से कनेक्ट है, तो V2 किस पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल पे। तो आप देखेंगे बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल V1 से कनेक्ट है, तो ये हायर पोटेंशियल पे होगा। बैटरी या फिर वोल्टेज सोर्स का निगेटिव टर्मिनल V2 से कनेक्ट है, तो ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या लिखूंगा बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। ब्रांच में कितना ड्रॉप होगा, कितने वोल्ट की बैटरी लेंगे, 10 वोल्ट की बैटरी, तो ब्रांच में 10 वोल्ट का ड्रॉप होने वाला है। तो आप देखेंगे इस ब्रांच में 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है, तो इस ब्रांच में कितना ड्रॉप होगा या फिर कितना विभवांतर आएगा, 10 वोल्ट का आएगा। इस ब्रांच के दोनों सिरों के विभव मालूम है, तो भी मैं क्या कर सकता हूं, विभवांतर को निकाल सकता हूं। और आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल V1 से कनेक्ट है, तो V1 हायर पोटेंशियल पे होगा, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल V2 से कनेक्ट है, लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी के
हायर और लोअर पोटेंशियल आपको मालूम है, तो आप क्या कर सकते हैं, विभवांतर निकाल सकते हैं। विभवांतर क्या होता है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, और कितना विभवांतर है, दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। तो आप लिखेंगे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V1 से कनेक्ट है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल V2 से, तो V1 हायर पोटेंशियल पे होगा, V2 लोअर पोटेंशियल पे। क्या लिखूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। तो क्या आया बेटा, दूसरी इक्वेशन जो कि सूट थ्रू से आई, और ये कौन सी इक्वेशन है, केवीएल इक्वेशन है। उस केवीएल इक्वेशन को आपने डायरेक्ट नहीं लिखा, दैट इज प्लस इज कनेक्टेड टू V1 माइनस इज कनेक्टेड टू V2। तो V1 हायर पोटेंशियल, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। तो ये आपका कौन सी इक्वेशन है, दैट इज द केवीएल इक्वेशन। ये इक्वेशन किस रूल को यूज करके आई है, केवीएल। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए आपने दो रूल यूज किए हैं, दैट इज केसीएल प्लस ओम्स लॉ। तो आपको दिख रहा होगा बेटा कि आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तीनों रूल को अप्लाई किया, ठीक है। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप V1 और V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही V1 और V2 की वैल्यू आ जाएगी, सर्किट में सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आ जाएंगे। उसके बाद सर्किट में आप किसी भी ब्रांच में बड़ी आसानी से आप करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1 और V2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप देखेंगे, चलिए मैं V1 की वैल्यू मान लीजिए निकालना चाहता हूँ, तो V2 को मुझे क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, V2 को हटाना पड़ेगा। V2 को हटाने के लिए कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 पे मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। चलो इक्वेशन नंबर 2 पे मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 2 से। जैसे इक्वेशन नंबर 2 पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V2 दैट इज इक्वल टू 20। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ना इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2V1 प्लस 2V2 दैट इज इक्वल टू 15। दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये कट जाएगा, 4V1 इज इक्वल टू 35। तो V1 की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट। V1 की वैल्यू आ गई 35 डिवाइडेड बाई 4। अगर मैं V2 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो V1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख दी। चलो V1 की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 पे जैसे ही आप V1 की वैल्यू रखेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। V1 की वैल्यू रखेंगे, दिस इज 35 डिवाइडेड बाई 4 माइनस V2 दैट इज इक्वल टू 10। V2 को उधर ले जाता हूँ, 10 को इधर ले आता हूँ, तो दिस इज नथिंग बट द 35 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू V2। तो यहाँ से आपकी V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 इज इक्वल टू 35 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज माइनस 5 बाई 4। तो यहाँ से आपके V2 की वैल्यू भी आ गई। और जैसे ही आप देखेंगे सर्किट में सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चल जाएंगे, उसके बाद आप किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो आप देखेंगे V1 की बेटा वैल्यू मैंने निकाली, V1 की वैल्यू कितनी आ रही है, V1 की वैल्यू आ रही है 35 डिवाइडेड बाई 4 वोल्ट। और बेटा V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, V2 की वैल्यू आपकी आ रही है दैट इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 4 वोल्ट। आप देखेंगे जैसी V1 V2 की वैल्यू आ जाएगी, सर्किट में जितने भी प्रिंसिपल नोड हैं सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आपको मालूम चल जाएंगे। अब आपको निकालना क्या था, आपको इस 1 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा था, I करंट फ्लो कर रहा था। इस I करंट की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे I करंट निकालना था, इस ब्रांच I करंट का, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच में I करंट फ्लो कर रहा था, उसको निकालना। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। और रेजिस्टेंस आप देखेंगे, आपको रेजिस्टेंस भी मालूम है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव भी मालूम है, तो आप इस करंट को निकाल सकते हैं। तो जो I करंट है, इस I करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो क्या लिखूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो यहाँ से आप V1 की वैल्यू रख सकते हैं। तो I की वैल्यू आ जाएगी बेटा V1 बाई 1। और बेटा V1 की वैल्यू कितनी है, 35 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 1। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 35 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर। तो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 1 ओम रजिस्टर, ठीक है। इस ब्रांच से जो I करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट की वैल्यू कितनी आएगी, 35 डिवाइडेड बाई 4 एम्पियर विल बी देयर, ठीक है। तो इस हिसाब से मुझे
लगता है कि इस क्वेश्चन को समझने में आपको काफ़ी आसानी हुई होगी और काफ़ी सिंप्लीफाई मैनर में मैंने आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है। चलिए अब हम लोग आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहे पहले मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका लिख देता हूं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग जो है मिटा देते हैं और आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आपको सुपर नोडल एनालिसिस में 2 क्वेश्चन करवाए हैं और 2 क्वेश्चन करने के बाद अब आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सुपर नोडल एनालिसिस क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होता है। बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे और इक्वेशन बनाने के बाद आप जो है अपने क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी सीरीज में हम लोग प्रैक्टिस करते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्योंकि मैं आपको सुपर नोडल एनालिसिस में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तभी आप लोग जो है क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। एक बार जब हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे या फिर उनको करने की कोशिश करेंगे। और आप देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के क्वेश्चन हैं उनको मैं विद इन द सेकेंड क्या कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और रही बात जेबी गुप्ता की, तो जेबी गुप्ता भी हम लोग पूरा क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जेबी गुप्ता हम लोग तभी डिस्कस करेंगे जब अपना कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। जेबी गुप्ता के आपके नेटवर्क के सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए, जेबी गुप्ता के नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले मेश और नोडल एनालिसिस कंप्लीटली पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको जेबी गुप्ता के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं कि करंट निकालना, वोल्टेज निकालना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड पे ही करवाने वाला हूँ क्लास में, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। पहले हम लोग नोडल एनालिसिस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मेश एनालिसिस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग जेबी गुप्ता के बेसिक्स क्वेश्चंस को क्या करेंगे बेटा, क्लास में ही सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है। दैट इज नथिंग बट द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सुपर नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। चल तो बोर्ड पे लिख देता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई in the given network, in the given circuit by using nodal analysis method, by using nodal analysis method, by using nodal analysis method। नोडल एनालिसिस मेथड की हेल्प से आपको अपने गिवन नेटवर्क में या फिर गिवन सर्किट में क्या करना है, करंट आई को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको आपका सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, जो सर्किट आपको दिया। तो जो भी आपको सर्किट गिवन है उसमें जो पहली ब्रांच है, पहली ब्रांच में आपके पास केवल और केवल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और कितने ओम का रेजिस्टेंस लगा है बेटा, 1 ओम का रेजिस्टेंस आपके पास लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए मैं सर्किट यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। नाउ सर्किट में आपके पास फर्स्ट ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच में आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा है। इस गिवन नेटवर्क में सेकेंड ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच में भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास इस नेटवर्क में थर्ड ब्रांच है और थर्ड ब्रांच में भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और दिस इज द थर्ड ब्रांच ऑफ द सर्किट। और इस सर्किट में भी आपके पास इस ब्रांच में कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा,
1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। इस नेटवर्क में या फिर सर्किट में चौथी ब्रांच है जिसमें आपके पास 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा या फिर 10 वोल्ट की बैटरी लगी, पोलैरिटी है दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। कितने वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा है बेटा? 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगा। इस सर्किट में चौथी ब्रांच है, 1 2 3 4, चौथी नहीं 5वीं ब्रांच है, और 5वीं ब्रांच में भी आपके पास 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। दिस इज 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। नाउ दिस इज 1 ओम, दिस इज अगेन 1 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में छठी ब्रांच है जिसमें आपके पास 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। कितने ओम का प्रतिरोध लगा बेटा? 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये जो 2 ओम का रजिस्टर, जिस ब्रांच में 2 ओम का रजिस्टर लगा है, इस 2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट पास कर रहा है? आपको इस सर्किट में दिया है कि 2 ओम के रजिस्टर से ये आई करंट फ्लो कर रहा है। इस आई करंट की वैल्यू को आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। और इस आई करंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको कौन सा मेथड यूज करना है? बोल रहा है नोडल एनालिसिस मेथड को यूज करना है। तो आप देखेंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में आप करंट और वोल्टेज नोडल एनालिसिस की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, बशर्ते उस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के आपको क्या मालूम होने चाहिए? विभव मालूम होने चाहिए। तो बेटा इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मैं इस आई करंट को तो बेटा क्या करने वाला हूँ? बाद में कैलकुलेट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में देखूंगा कितना प्रिंसिपल नोड है, और जितना भी प्रिंसिपल नोड होगा सबसे पहले मैं सारे प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड आपको दिख रहा होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल नोड, दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल नोड, दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल नोड एंड दिस इज द फोर्थ प्रिंसिपल नोड। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड है। सबसे पहले मैं इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव निकालूंगा। जैसे ही मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इन चारों प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे, उसके बाद मैं किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकता हूं। तो आप देखेंगे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जितने भी प्रिंसिपल नोड होंगे उनमें से सबसे पहले मैं एक प्रिंसिपल नोड को क्या करूंगा? रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में 4 प्रिंसिपल नोड हैं, और इन 4 प्रिंसिपल नोड में से एक प्रिंसिपल नोड को मैं रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करूं। तो फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करता हूं। नाउ जैसे ही मैं इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस और ग्राउंड नोड कंसीडर करूंगा, इस प्रिंसिपल नोड का विभव मुझे मालूम चल जाएगा। कितना वोल्ट होगा? 0 वोल्ट। अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मेरे पास 3 प्रिंसिपल नोड हैं जिनके विभव क्या है? अननोन है। पहले प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं कितना मान लेता हूँ? V1 वोल्ट। दूसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को क्या कर लेता हूँ? V2 वोल्ट मान लेता हूँ। और तीसरे प्रिंसिपल नोड के विभव को मैं V3 वोल्ट मान लेता हूँ। जैसे मुझे इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में V1, V2 और V3 की वैल्यू मालूम चल जाएगी, उसके बाद आपको इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सारे के सारे प्रिंसिपल नोड के विभव मालूम चल जाएंगे। उसके बाद आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की किसी भी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में इस नीचे वाले प्रिंसिपल नोड को रेफरेंस या फिर ग्राउंड नोड कंसीडर करेंगे, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है। इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? सुपर नोडल एनालिसिस मेथड यूज करने वाले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्योंकि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स 2 प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है, सो दैट this question can be solved with the help of super nodal analysis। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप नोडल एनालिसिस का एडवांस मेथड यूज करेंगे, जिसको बोलेंगे सुपर नोडल एनालिसिस। मतलब
सुपर नोडल एनालिसिस नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रूल्स। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए 3 रूल्स का यूज करना पड़ेगा। पहला होगा ओम्स लॉ, दूसरा होगा केसीएल और तीसरा होगा केवीएल। इन तीनों रूल को मैं इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक साथ अप्लाई करूंगा और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे ये इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स जिन दो प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट होगा उन दोनों प्रिंसिपल नोड को क्या बोलते हैं, सुपर नोड। तो आप देखेंगे नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स इन दोनों प्रिंसिपल नोड के बीच में कनेक्ट है। तो नोड 2 और नोड 3 कौन सी नोड है बेटा, दीज 2 नोड आर सुपर नोड। नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है। अगर नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है तो नोड 2 पे जब मैं केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा और नोड 3 पे केसीएल इक्वेशन बनाऊंगी, दोनों नोड की केसीएल इक्वेशन क्या आएंगी, सेम। तो लिख देता हूं बेटा, चूंकि नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इस चूंकि नोड 2 और नोड 3 के बीच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स कनेक्ट है, इसलिए नोड 2 और नोड 3 क्या है, सुपर नोड। सो दैट चूंकि नोड 2 एंड नोड 3 आर सुपर नोड। कौन सी नोड है बेटा, सुपर नोड। नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है। अगर नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है तो नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या होंगी, सेम। इसलिए केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 एंड केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 2 इज इक्वल टू केसीएल इक्वेशन ऑफ नोड 3। नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या होने वाली है, सेम। चाहे आप नोड 2 पे बनाओ, चाहे नोड 3 पे बनाओ, चाहे दोनों पे बनाओ, केवल एक ही केसीएल इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक चीजें हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नोड 1 या फिर प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, केसीएल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि प्रिंसिपल नोड 1 पे आपके पास 3 ब्रांच है और तीनों ब्रांच में किसी भी ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के एक आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट नहीं है। इसलिए प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को आप डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल नोड 1 के विभव को निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल नोड 1 पे क्या करना पड़ेगा, केसीएल इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो प्रिंसिपल नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन बनाने वाला हूं, ठीक है। तो चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। अच्छा ये बताओ, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आप कितनी केसीएल इक्वेशन बना सकते हैं। आपके पास 3 प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन है। अगर 3 प्रिंसिपल नोड के विभव अननोन है तो आप 3 केसीएल इक्वेशन बना सकते हैं। एक तो नोड 1 पे, नोड 2 पे और नोड 3 पे। नोड 1 पे आप एक केसीएल इक्वेशन बनाएंगे। नोड 2 और नोड 3 आपके कौन से नोड है, सुपर नोड। तो नोड 2 और नोड 3 की केसीएल इक्वेशन क्या होंगी, सेम। तो जब मैं इन तीनों प्रिंसिपल नोड पे केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा तो एक केसीएल इक्वेशन यहाँ से इन दोनों पे बनाने पे एक केसीएल इक्वेशन यहाँ पर आएंगी। लेकिन आपके पास कितना अननोन है, 3। तो 2 इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, तीसरी इक्वेशन की भी रिक्वायरमेंट होगी। और तीसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी, केवीएल। क्योंकि आप देखेंगे बिना किसी प्रतिरोध के जिस ब्रांच में आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है उस करंट को लिखने के लिए आपको एक नोड से दूसरे नोड पे जाना पड़ेगा। जब एक नोड से दूसरे नोड में जाएंगे करंट को लिखने के लिए तो आप वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को निगलेक्ट कर देंगे, यूज नहीं करेंगे। तो बाद में आपको वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक केवीएल इक्वेशन करनी पड़ेगी। या फिर मैं बिना किसी प्रतिरोध के जिस ब्रांच में आइडियल वोल्टेज सोर्स लगा है उसके करंट को लिखने के लिए वोल्टेज सोर्स को मैं क्या कर दूंगा, शूट थ्रू कर दूंगा। मतलब शूट थ्रू का मतलब वोल्टेज सोर्स को निगलेक्ट कर दूंगा। बाद में आप इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को यूज करेंगे केवीएल इक्वेशन। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन, क्वेश्चन आपका आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो नोड 1 पे जब आप केसीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो नोड 1 पे 3 ब्रांच है, ब्रांच में करंट नहीं दिया तो आप अपनी तरफ से इन तीनों ब्रांच में करंट कंसीडर करेंगे। और कैसा करंट कंसीडर करेंगे, नोड से जाता हुआ जाता हुआ और जाता हुआ। तो इस प्रिंसिपल नोड में आपके पास 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में कैसा करंट कंसीडर करेंगे, नोड से जाता हुआ और जाता हुआ, ठीक है। चलिए
तो इन तीनों ब्रांच में आपने अपनी तरफ से करंट कंसीडर कर लिया। यहाँ पर मैं करंट लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, आपने अपनी तरफ से करंट कंसीडर किया। इन तीनों ब्रांच में अगर आपको करंट मालूम है तो आप इस नोड में केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं इस करंट को लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर रहा था। इस नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में आप क्या लिखने वाले हैं, करंट लिखने वाले हैं। और करंट नहीं दिया तो मैंने अपनी तरफ से इन तीनों ब्रांच में कैसा करंट माना, नोड से जाता हुआ और जाता हुआ। अच्छा ये बताओ क्या मैं इस करंट को लिख सकता हूँ? बिल्कुल। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। नाउ दिस इज नथिंग बट, क्या मैं इस ब्रांच के करंट को लिख सकता हूँ? बिल्कुल, इस ब्रांच के करंट को लिख सकते हैं। इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, ओम्स लॉ की हेल्प से आ जाएगा। क्या मैं इस करंट को लिख सकता हूँ? बिल्कुल, आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का है, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। अगर मैं इन तीनों ब्रांच में करंट लिख सकता हूँ तो इस नोड में क्या कर सकता हूँ, केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। तो केसीएल इक्वेशन एट नोड 1, नोड 1 पे मैं केसीएल इक्वेशन अप्लाई करने वाला हूँ। तो चलो मैं इस करंट को लिख रहा हूँ। ये करंट नोड को क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है। कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन आ गया। चलो मैं करंट को लिखने जा रहा हूं, क्योंकि ये करंट नोड को लीव कर रहा है इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए। आपको दोनों सिरों के विभव मालूम है, साथ ही साथ आपको रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होना चाहिए, दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम होना है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो मैं इस ब्रांच के करंट को बड़ी आसानी से लिख सकता हूँ। ये करंट नोड को लीव किया इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो क्या आने वाला बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो इस करंट को लिख रहा हूं। ये करंट नोड को क्या कर रहा है बेटा, लीव कर रहा है। अगर करंट नोड को लीव कर रहा है तो कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो इस रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो मैं इस करंट को लिख सकता हूँ। ये करंट नोड को क्या किया बेटा, लीव किया। कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन। डायरेक्शन के साथ दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो इस करंट को लिखने जा रहा हूँ। ये करंट नोड को लीव कर रहा है, कौन सा साइन आएगा बेटा, प्लस साइन आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट, चलो अब आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के क्या मालूम होने चाहिए, विभव मालूम होने चाहिए। दोनों सिरों के विभव मालूम है आपको, साथ ही साथ रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, रेजिस्टेंस मालूम है। तो रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, ये करंट आ जाएगा। ये करंट नोड को लीव किया, कौन सा साइन, प्लस साइन। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है, शून्य के बराबर। तो आप देखेंगे उस नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच का बीजगणित योग किसके बराबर है, शून्य के बराबर। तो केसीएल लिखा और हर एक ब्रांच के करंट, हर एक ब्रांच के, इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए ओम्स लॉ, इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए ओम्स लॉ, और इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए भी ओम्स लॉ अप्लाई कर। तो आप क्या कर रहे हैं, केसीएल के साथ साथ ओम्स लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को लिखने के लिए। तो दिस इज द केसीएल इक्वेशन एट नोड 1। एलसीएम कितना आएगा बेटा, अगर बेटा मैं यहाँ पर एलसीएम ले लूंगा तो एलसीएम आएगा 2। तो दिस इज V1 माइनस V3 प्लस दिस इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V2 प्लस दिस इज 2V1 इक्वल टू 0। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। कितना V1 आएगा, 2 2 4 1 5, दिस इज 5V1। कितना V2 आएगा, माइनस के 2V2, और कितना V3 आएगा, माइनस V3 इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन नंबर 1। तो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इस इक्वेशन नंबर 1 को आपने नोड 1 पे केसीएल इक्वेशन अप्लाई करके क्या किया है, बनाया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के लिए। मैं नोड 2 पे केसीएल इक्वेशन बनाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे नोड 2 और नोड 3 सुपर नोड है, तो जो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी। तो केसीएल इक्वेशन एट नोड 2 एंड नोड 3 विल बी सेम। तो एक नोड में मैं केसीएल इक्वेशन बनाने वाला हूं, वही केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे बनने वाली है। तो नेक्स्ट आपके पास आएगा केसीएल इक्वेशन एट
नोड 2 एंड नोड 3 विल बी सेम, क्योंकि दोनों सुपर नोड है। तो जो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे आएगी। तो एक नोड पे केसीएल इक्वेशन बना लो क्योंकि सेम इक्वेशन आने वाली है, ठीक है। तो चलिए नोड 2 पे बेटा मैं केसीएल इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो नोड 2 पे अगर मुझे केसीएल इक्वेशन बनानी है तो नोड 2 पे कितनी ब्रांच है, 1 2 3 ब्रांच है। तीनों ब्रांच में क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट मुझे दिया नहीं तो मैं अपनी तरफ से तीनों ब्रांच में करंट मान लेता हूं। और केसीएल के लिए जब मैं तीनों ब्रांच में करंट मानूंगा तो कैसा करंट मानूंगा, नोड से जाता हुआ जाता हुआ जाता हुआ। चलो इस नोड में 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में करंट मान लेता हूं। पहली ब्रांच में कितना करंट मान रहा हूं, I1 जो कि नोड से लीव कर रहा है। दूसरी ब्रांच में कितना करंट मान रहा हूं, I2 करंट मान रहा हूं और ये करंट भी नोड से लीव कर रहा है। और तीसरी ब्रांच में कितना करंट मान रहा हूं बेटा, I3 करंट मान रहा हूं और ये करंट भी नोड से लीव कर रहा है। तो चलो नोड 2 पे 3 ब्रांच है, तीनों ब्रांच में आपको करंट मालूम है तो आप केसीएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो केसीएल इक्वेशन लिख रहा हूं। तो नोड 2 में पहली ब्रांच में कितना करंट है, I1 करंट। ये करंट नोड को क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन, प्लस I1। फिर नोड 2 पे दूसरी ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है, I2 करंट। क्योंकि ये करंट नोड को लीव कर रहा है इसलिए कौन सा रहेगा, प्लस विल बी देयर, दिस प्लस I2 विल बी देयर। तीसरी ब्रांच में कितना करंट, I3 करंट, तो ये करंट भी नोड को लीव कर रहा है इसलिए कौन सा आएगा, दैट इज प्लस I3 विल बी देयर। किसी भी नोड पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब आप देखेंगे नोड 2 पे आपने केसीएल इक्वेशन लिखी, लेकिन केसीएल के लिए हर एक ब्रांच में आपको क्या लिखना पड़ेगा, करंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। केसीएल इक्वेशन आपने बना तो दी लेकिन आपको हर एक ब्रांच में करंट लिखना पड़ेगा। तो चलो नोड 2 की पहली ब्रांच में ये जो I1 करंट फ्लो कर रहा है, क्या मैं इस I1 करंट को लिख सकता हूं क्या, तो आप देखेंगे I1 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर का करंट होगा। रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो I1 ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। नाउ I2 करंट के बारे में हम बात करते हैं। I2 करंट क्या है, इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही रजिस्टर से फ्लो करेगा। तो इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे जो I2 करंट है उसको भी आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली लिख देंगे ना। उसके बाद हम बात करते हैं किस करंट की, I3 करंट। I3 करंट क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट। इस ब्रांच का करंट ही, इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा I3 वही किससे फ्लो करेगा, वोल्टेज सोर्स है। तो इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है, वोल्टेज सोर्स है। चूंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगा तो मैं वोल्टेज सोर्स के I3 करंट को डायरेक्टली लिख नहीं पाऊंगा। अगर वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगा तो वोल्टेज सोर्स के करंट को आप किस मेथड से लिखते हैं, इनडायरेक्ट मेथड से लिखते हैं। क्योंकि आपको केसीएल इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इस प्रिंसिपल नोड के विभव को निकालना चाहता हूं। इस प्रिंसिपल नोड का विभव डायरेक्ट तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि इस प्रिंसिपल नोड की किसी एक ब्रांच में बिना किसी प्रतिरोध के आइडियल वोल्टेज सोर्स प्रिंसिपल और रेफरेंस के बीच में कनेक्ट नहीं है। तो इस प्रिंसिपल नोड की विभव को मुझे केसीएल से ही निकालना पड़ेगा। मतलब केसीएल के लिए नोड 2 पे जितनी भी ब्रांच है हर एक ब्रांच में करंट लिखना पड़ेगा, किसी भी तरीके से लिखो। तो इस प्रिंसिपल नोड नंबर 2 पे 3 ब्रांच हैं। पहली 2 ब्रांच में तो आप करंट ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, लेकिन तीसरी ब्रांच में जो I3 करंट है इस करंट को आप डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वोल्टेज सोर्स के साथ श्रेणी क्रम में कुछ नहीं लगा। तो मैं इस I3 करंट को डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं कैसे लिखूंगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि केसीएल लगाना ही पड़ेगा, लगाने के लिए I3 करंट को लिखना पड़ेगा। तो इस I3 करंट को मैं कैसे लिखने वाला हूँ, इनडायरेक्टली। I3 करंट लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोड से दूसरे नोड में जाना पड़ेगा। जो I3 करंट है वो इस ब्रांच में फ्लो करता करता नोड 3 पे पहुंचेगा, नोड 3 पे पहुंचेगा और नोड 3 पे पहुंचने के बाद ये जो I3 करंट है इन दोनों ब्रांच में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस ब्रांच में मैं मान लेता हूं कितना करंट जा रहा है, I4, और इस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है, दैट इज आई कैन बी कंसीडर दैट इज I5। तो आप देखेंगे जो I3 करंट है, I3 करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं। जब आप एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं तब आप वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को क्या कर दे रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए आप एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं करंट को लिखने के लिए। इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं। तो दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज सोर्स के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हुए इस ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आप एक नोड से दूसरे नोड में जा रहे हैं। इस चीज को बोलते हैं वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू करना। मतलब इस करंट को लिखने के लिए मैं इस
ब्रांच में या फिर इस नोड से इस नोड में गया, लेकिन मैंने वोल्टेज सोर्स को यूज नहीं किया, मतलब मैंने वोल्टेज सोर्स को क्या कर दिया, शूट थ्रू किया। तो इस करंट को लिखने के लिए आप वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू करते हुए आप इस नोड से इस नोड में जाएंगे और इस नोड में पहुंचने के बाद ये I3 करंट इन दोनों ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। किसी भी नोड पे कौन सा लॉ वैलिड होता है, केसीएल। तो आप देखें किसी भी नोड में केसीएल वैलिड होता है, तो दैट इज नथिंग बट द आपका जो है इस नोड में किसी भी नोड में केसीएल वैलिड होता है। केसीएल क्या बोलता है, किसी भी नोड में आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I3 करंट किसके बराबर हो जाएगा, I4 प्लस I5 के बराबर हो जाएगा। क्या मैं I4 को लिख सकता हूं क्या, I4 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट, जिसको कि आप ओम्स लॉ की हेल्प से डायरेक्टली क्या कर लेंगे, लिख देंगे। नाउ I5 के बारे में बात करता हूं। I5 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, और इस ब्रांच के करंट को भी आप क्या कर सकते हैं, इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो करेगा वही करंट किससे फ्लो करेगा, रजिस्टर से फ्लो करेगा, और रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से बड़ी आसानी से लिख सकते हो। तो जो I5 करंट है वो भी ओम्स लॉ से लिख लिया जाएगा, और I5 करंट को भी मैं ओम्स लॉ I5 करंट को आप ओम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, I4 करंट को भी आप ओम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। चूंकि ये दोनों करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो I3 करंट भी आपका क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन I3 करंट को कैलकुलेट करने के कौन सा रूल है, इनडायरेक्ट मेथड है। तो आप देखेंगे किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I4 प्लस I5। तो मैं क्या कर सकता हूँ, I3 करंट को लिखना था लेकिन मैं इसको डायरेक्ट किसी रूल से नहीं लिख सकता, तो मैं इसको किस रूल से लिखूंगा, इनडायरेक्टली। I3 करंट क्या हो जाएगा बेटा, I3 करंट आगे वाले नोड में पहुंचने के बाद दो ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज I4 एंड I5। और जो I3 करंट होगा दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ I4 प्लस I5। किसी भी नोड पे आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है जाने वाली धाराओं के योग के। तो जो I3 करंट है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I4 प्लस I5 विल बी देयर। तो अगर मैं I3 को रिप्लेस करना चाहूं तो किससे रिप्लेस कर सकता हूं, I4 प्लस I5 से। तो जो केसीएल इक्वेशन है नोड 2 और नोड 3 पे दैट इज नथिंग बट इक्वल टू I1 प्लस I2, और I3 की जगह लिख सकते हैं I4 प्लस I5 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज नथिंग बट द केसीएल इक्वेशन एट नोड 2। जो केसीएल इक्वेशन नोड 2 पे आएगी वही केसीएल इक्वेशन नोड 3 पे आएगी। बना के आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों नोड सुपर नोड है, दोनों की केसीएल इक्वेशन क्या होंगी, सेम। नोड 2 पे मैंने आपको बना के दिखाया, नोड 3 पे भी बनाएंगे तो सेम इक्वेशन आएगी। तो दिस इज नथिंग बट द केसीएल इक्वेशन एट नोड 2 एंड नोड 3। नोड 2 और नोड 3 पे केसीएल इक्वेशन मैंने बना ली। अब आप देखेंगे इस केसीएल इक्वेशन में क्या मैं इन चारों करंट को लिख सकता हूं। I1 क्या है बेटा, I1 क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है। ओम्स लॉ की हेल्प से आप इस करंट को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। I2 क्या है बेटा, I2 क्या है, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है। ओम्स लॉ की हेल्प से ये भी डायरेक्टली लिख जाएगा। I4 क्या है, I4 इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है। ओम्स लॉ की हेल्प से इसको लिख सकते हैं। और I5 क्या है, I5 इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, जिसको आप ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे नोड 2 और नोड 3 पे जो केसीएल इक्वेशन है उसमें हर एक करंट को मैं लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस केसीएल इक्वेशन में ये जो ब्रांच के करंट है I1, I2, I4 और I5, इनको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये सारे ब्रांच के करंट किसके करंट है, रजिस्टर 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 और रजिस्टर। रजिस्टर के करंट को आप क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प से लिख सकते हैं। तो इस केसीएल इक्वेशन में जो ब्रांच के करंट है I1, I2, I4 और I5, इनको मैं ओम्स लॉ की हेल्प से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए पहले मैं I1 करंट को लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो I1 करंट को बेटा मैं लिख देता हूं, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे I1 करंट क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट है। और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस। आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो ये करंट आपके पास आ जाएगा। क्योंकि ये करंट नोड को लीव कर रहा है, ठीक है, इसलिए कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन लगा भी है। तो आप देखेंगे I1 करंट को लिखने वाला हूं मैं। I1 करंट क्या है बेटा, इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हायर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो I1 करंट को लिखना है डायरेक्शन का, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर। तो क्या आएगा बेटा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो I1 करंट को
आपने लिखा ओम्स लॉ की हेल्प से। नाउ अब बात करते हैं I2 करंट। I2 करंट क्या है बेटा? I2 करंट इस ब्रांच का करंट है, इस ब्रांच का करंट ही रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। आपको दोनों सिरों के विभव मालूम है, रजिस्टेंस मालूम है, करंट लिख सकते हैं। तो नाउ अब आप देखेंगे I2 करंट लिखना, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। नाउ I4 करंट के बारे में बात करते हैं। I4 करंट क्या है? इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट किसका करंट है? रजिस्टर का करंट है, और रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने, दोनों सिरों के विभव मालूम है और रजिस्टेंस मालूम होने चाहिए, रजिस्टेंस में मालूम है, तो मैं इस रजिस्टर के करंट को लिख सकता हूं डायरेक्शन के हिसाब से, दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर। तो आप देखेंगे डायरेक्शन के हिसाब से क्या होगा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। चलो I5 करंट क्या है? I5 करंट है इस ब्रांच का करंट, इस ब्रांच का करंट ही किसका करंट है? रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को लिखने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस, आपको रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट लिख सकते हैं। डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर एंड दिस इज लोअर, तो क्या लिखेंगे बेटा? हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो दिस इज द KCL इक्वेशन एट नोड 2 एंड नोड 3। मैंने ये KCL इक्वेशन लिखी थी और KCL इक्वेशन में ब्रांच के करंट के लिए मैंने ओम्स लॉ अप्लाई किया। तो आपने क्या किया? KCL इक्वेशन में आपके पास नोड 2 और नोड 3 पे KCL इक्वेशन थी, KCL इक्वेशन में ब्रांच के करंट को आपने क्या किया? ओम्स लॉ की हेल्प से लिख दिया। तो जो इक्वेशन आएगी उसमें आप KCL के साथ साथ क्या भी अप्लाई कर रहे हैं? ओम्स लॉ भी अप्लाई कर रहे हैं। तो नोड 2 और नोड 3 पे जो आपके पास KCL इक्वेशन है, उस KCL इक्वेशन को जब मैं सिंप्लीफाइड करके लिखूंगा तो KCL इक्वेशन क्या आने वाली? एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 विल बी देयर। तो दिस इज इक्वल टू 2v2 माइनस 2v1 प्लस 2v2 प्लस 2v3 प्लस v3 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज इक्वल टू 0। कितना v1 आएगा बेटा? एक ही v1 आएगा दैट इज इक्वल टू माइनस v1। कितना v2 आएगा बेटा? कितना v2 है? दैट इज नथिंग बट द 4v2 दैट इज 4v2। अरे v1 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे, एक तो बेटा v1 ये है माइनस के v1 और ये माइनस के 2v1, तो कितना v1 आएगा बेटा? अगर मैं v1 की बात करूं तो दैट इज इक्वल टू माइनस के 3v1। कितना v2 आएगा बेटा? 2v2 यहाँ पर है, 2v2 यहाँ पर है, तो कितना v2 आएगा? दैट इज इक्वल टू 4v2। और कितना v3 आएगा बेटा? प्लस के 3v3 दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे दो रूल्स को एक साथ अप्लाई करना पड़ा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को बनाने के लिए मुझे KCL भी अप्लाई करना पड़ा है, साथ ही साथ ब्रांच के करंट को लिखने के लिए आपको ओम्स लॉ अप्लाई करना पड़ा। तो इस इक्वेशन में दोनों रूल एक साथ अप्लाई किए हैं, दैट इज नथिंग बट द KCL प्लस ओम्स लॉ। इन दोनों रूल का यूज करके ये इक्वेशन आ रही है। जैसे दो इक्वेशन आप देखेंगे, यहां KCL अप्लाई किया, ये वाली इक्वेशन आ रही है। इन दोनों में मैंने KCL अप्लाई किया, नोड 2 पे बनाया KCL तो यही इक्वेशन है, नोड 3 पे बनाया तो भी यही KCL इक्वेशन है। तीनों नोड पे KCL बना चुका, लेकिन इक्वेशन कितनी आ रही है? दो इक्वेशन से 3 अननोन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो तीसरी इक्वेशन आपको कहां से मिलेगी? आप देखेंगे जब मैं बिना किसी प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में करंट लिखने जा रहा था, तो मैंने इस वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया था? नेगलेक्ट कर दिया था। तो तीसरी इक्वेशन वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं क्या करूंगा? यूज करूंगा, मतलब वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू किया था। तो तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? शूट थ्रू से आई थी। आप जब नोड 2 और नोड 3 पे KCL इक्वेशन लिख रहे थे तो बिना किसी प्रतिरोध के वोल्टेज सोर्स वाली ब्रांच में आपने वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को निगलेक्ट किया था, फिर वोल्टेज सोर्स को शूट थ्रू किया था। नाउ आई कैन बी कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के मैग्नीट्यूड को कंसीडर करने के लिए कौन सी इक्वेशन? KVL, क्योंकि KVL में ही वोल्टेज का यूज होता है। तो KVL इक्वेशन में डायरेक्टली लिखने वाला हूं। कैसे लिखेंगे बेटा KVL इक्वेशन? डायरेक्ट आप देखेंगे इस वोल्टेज सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है? V2 से कनेक्ट है। तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस नोड से कनेक्ट होता है वो हाईयर पोटेंशियल पे होता है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जिस नोड से कनेक्ट होता है वो लोअर पोटेंशियल पे होता है।
इस ब्रांच में 10 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो इन दोनों नोड के बीच कितना विभवांतर होगा, 10 वोल्ट का होगा। क्योंकि इन दोनों नोड के विभव मालूम है तो विभवांतर निकाल सकते हैं। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल V2 से कनेक्ट है तो V2 हाइयर पोटेंशियल पे होगा, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल V3 से कनेक्ट है, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या लिखेंगे बेटा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। तो तीसरी इक्वेशन आएगी केवीएल से, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू ब्रांच ड्रॉप। दिस इज द थर्ड इक्वेशन जो कि आपको कैसे मिली है, केवीएल। तो आप देखेंगे इन तीन इक्वेशन को बनाने के लिए आपने सर्किट में कौन कौन से रूल लगाए हैं बेटा। यहाँ आपने ओम्स लॉ एंड केसीएल, ओम्स लॉ और केसीएल, और तीसरी इक्वेशन केवीएल से बनाए। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए मैं तीन रूल को एक साथ अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज ओम्स लॉ, दैट इज केसीएल एंड केवीएल। अब जाके तीन इक्वेशन से तीन अननोन को बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और अपने क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आपके पास अब मैथमेटिक्स रह गई, ये तीनों इक्वेशन मैंने आपको बना दिया, बस इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए मेरे पास जगह नहीं, तो मैं मिटा देता हूँ और मैं 1 बाई 1 आपके तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके V1, V2 और V3 की वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूँ। तो पहली इक्वेशन बेटा क्या आई थी, पहली इक्वेशन आपके पास आई थी दैट इज 5V1 माइनस 2V2, 5V1 माइनस के 2V2 माइनस के V3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या आई थी, माइनस के V3 माइनस के माइनस के 3V1 प्लस 4V2 प्लस 3V3 दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 3 क्या आई थी बेटा, V2 माइनस V3 दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, बाकी इन तीनों को सॉल्व करके आप V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये बताओ आपको करंट कहाँ निकालना था, इस 2 ओम के रजिस्टर से जो करंट फ्लो कर रहा था उस करंट को नहीं, रजिस्टर के करंट को नहीं, रजिस्टर के करंट को निकालने, रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और रेजिस्टेंस। तो जनरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको V1 और V3 चाहिए। तो पहले मैं आपका V1 और V3 निकाल देता हूँ, ठीक है। अब V1 और V3 आ जाएगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन लास्ट में मैं V2 की वैल्यू भी आपको निकाल दूंगा। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होगी V1 और V3 की वैल्यू निकालना। V1 और V3 की वैल्यू निकालने के लिए आपको V2 को हटाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 से V2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ V3 के टर्म में। तो जहां जहां भी इक्वेशन 2 और 3 है तो V2 की जगह मैं V2 की वैल्यू V3 के टर्म में रख दूंगा, V2 की वैल्यू V3 के टर्म में। तो एक इक्वेशन V1 V3 में आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन V1 V3 में आ जाएगी, और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप V1 और V3 की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, आप केवल मैथमेटिक्स है, अब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से आप V2 की वैल्यू निकाल लो बेटा V3 के टर्म में। तो V2 की वैल्यू बेटा आ जाएगी 10 प्लस V3। इस V2 की वैल्यू V3 के टर्म में आप इक्वेशन नंबर 2 में भी रख रहे हैं और इक्वेशन नंबर 1 में भी रख रहे हैं। मैं V2 की वैल्यू V3 के टर्म में इक्वेशन नंबर 1 पे भी रख देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 पे। जब मैं इक्वेशन नंबर 1 पे रखूंगा तो आपकी V1 और V3 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। नाउ दिस इज 5V1 माइनस 2, V2 की जगह लिख सकते हैं 10 प्लस V3 माइनस V3 इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा दैट इज इक्वल टू कितना V1 आएगा, 5V1, कितना V3 आएगा, यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस के 2V3 और माइनस के V3, कितना आ जाएगा, माइनस के 3V3 और माइनस के 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 20, उसको राइट साइड ले जाएंगे तो दैट इज इक्वल टू 20। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इन द टर्म्स ऑफ V1 एंड V3। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए V1 V3 में मैं इस V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रख दूंगा। जब इक्वेशन नंबर 2 पे रखूंगा तो इक्वेशन आएगी माइनस के 3V1 प्लस के 4, V2 की जगह लिख सकते हैं 10 प्लस V3 प्लस के 3V3 इक्वल टू 0। यहां से V1 और V3 के बीच में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, कितना V1 आएगा बेटा, माइनस के 3V1, कितना V3 आएगा, 4 यहां से आएगा, 3 यहां से, दैट इज इक्वल टू 7V3 और यहां पर आएगा 40 और राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस 40। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन इन बिटवीन V1 एंड V3।
अब आप देखेंगे कि अगर आप तो है V1 और V3 की वैल्यू निकालना चाहते हो तो किसी एक को हटा सकते हैं। हटाने के लिए आप क्या करिए, चलिए पहले मान लीजिए मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ। V1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको V3 को हटाना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँ। दैट इज 5V1 माइनस के 3V3 दैट इज इक्वल टू 20 एंड दिस इज माइनस के 3V1 प्लस 7V3 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। चलो इस इक्वेशन में मैं अगर V1 निकालना है तो V3 को हटाऊंगा, तो पहली इक्वेशन में मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरी इक्वेशन में मैं 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी बेटा, 7 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7 पन्ना 35, 35V1 माइनस 21V3 दैट इज इक्वल टू 140 और यहाँ पर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज इक्वल टू माइनस के 9V1 प्लस के 21V3 दैट इज इक्वल टू माइनस 120। दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 35 में से 9 चले जाएंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 26V1 दैट इज इक्वल टू 20। तो अगर मैं V1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 20 डिवाइडेड बाई 26, 2 से डिवाइड कर देंगे, दिस इज 10 एंड दिस इज 13, तो दिस इज इक्वल टू 10/13 वोल्ट। तो V1 की बेटा वैल्यू यहाँ से आ गई 10/13 वोल्ट। V1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो V3 की वैल्यू आ जाएगी, किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि मैं V1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 पे रख देता हूँ। तो V1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो V3 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप रखेंगे तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के 3, V1 की वैल्यू है 10/13 प्लस 7V3 दैट इज इक्वल टू माइनस 40। नाउ दिस इज माइनस 30 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 7V3 माइनस 40। इसको उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 7V3 दैट इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा माइनस के 40 30/13। नाउ दिस वैल्यू इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 0 13 का 13 3 सब 13 13 चौको 52। नाउ दिस इज माइनस 520 प्लस के 30 डिवाइडेड बाई 13। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 7V3 दिस इज माइनस 490 डिवाइडेड बाई 13। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, 7 7 49, दिस इज 0। तो V3 की बेटा वैल्यू आ जाएगी, दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 70/13 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ V3, दिस इज द वैल्यू ऑफ V3 विल बी देयर। तो V3 की वैल्यू आ गई, V1 V3 आ गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं V2 की वैल्यू भी निकाल देता हूँ। चलिए V3 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। V3 की वैल्यू यहाँ से मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा तो मेरे पास V2 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ आई कैन बी पुट, तो V2 की वैल्यू अगर कोई पूछे तो 10 माइनस ये कितना आ रहा, माइनस 70/13, 17 डिवाइडेड बाई 13। तो V2 ये हो जाएगा 130 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 13। नाउ दिस इज 60 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट। तो अगर कोई V2 की वैल्यू पूछे तो कितना आएगा, 16/13। हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक को आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा V1 की वैल्यू मैंने निकाली, V1 की बेटा वैल्यू आ रही है आपके पास, V1 की वैल्यू आ रही है 10/13 वोल्ट। V2 की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछ ले तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 16/13 वोल्ट। और बेटा V3 की वैल्यू कितनी आ रही है, V3 की वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास माइनस 70 डिवाइडेड बाई 13 वोल्ट, ठीक है। तो आपके पास देखेंगे जैसे ही V1 V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद सारे प्रिंसिपल नोड के विभव आ गए। अब आप किसी ब्रांच में करंट और वोल्टेज निकाल सकते हैं। आपसे इस 2 ओम के रजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा था, I करंट फ्लो कर रहा था। इस करंट को निकालना है तो आप देखेंगे इस ब्रांच का करंट किसका करंट है, रजिस्टर का करंट। रजिस्टर के करंट को निकालने के लिए रजिस्टर के दोनों सिरों के विभव मालूम होने चाहिए और
रेजिस्टेंस मालूम होने चाहिए। आपको दोनों से को विभव मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, करंट आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं करंट की डायरेक्शन के हिसाब से दिस इज हाइयर पोटेंशियल, दिस इज लोअर पोटेंशियल। तो क्या होगा, हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस दैट इज इक्वल टू करंट। तो चलिए आई की वैल्यू मैं निकाल देता हूं। V1 की वैल्यू कितनी है 10/13, V2 की वैल्यू बेटा कितनी है दैट इज इक्वल टू माइनस के 17/13 डिवाइडेड बाई 2। तो आई की वैल्यू आएगी यहाँ से 10/13 प्लस 70/13 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 2 से डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 40। तो दिस इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 13 एम्पियर। तो दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। 2 ओम के रजिस्टर से इतना करंट आपका क्या करने वाला है, फ्लो करने वाला है। तो मैं आशा करता हूं कि दोनों ही क्वेश्चन आपको सुपर नोड के बड़ी आसानी से समझ में आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपर नोडल एनालिसिस के कुछ टफ क्वेश्चन करेंगे और कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसलिए अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।